हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और जियोग्राफी एंड यू मैगज़ीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, जियोग्राफी एंड यू ने पिछले एक साल से कोई भी मैगज़ीन प्रकाशित नहीं की थी। इनकी लास्ट मैगज़ीन जो है वो जून जुलाई 2020 के करीब यहाँ पर आई थी। उसके बाद से इन्होंने कोई भी मैगज़ीन प्रकाशित नहीं की है। तो आपको पिछले 1 या 1.5 साल की कोई मैगज़ीन यहाँ पर नहीं पड़ती। लास्ट मैगज़ीन जो इन्होंने प्रकाशित की थी वो ये वाली थी, और इसके बाद इन्होंने कोई मैगज़ीन प्रकाशित नहीं की। आप देख सकते हो कि 2020 का इशू था ये लास्ट, और इसके बाद इन्होंने सीधे जो मैगज़ीन प्रकाशित की है वो नवंबर 2021 में प्रकाशित की है। और क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से इन लोगों ने साइट पर लिखा हुआ है कि कोविड की वजह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि इशू नंबर 141, इशू 142, 43, 44, 45 और 146 नंबर का इशू 2020 में आया था। और उसके बाद 147 नंबर का इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं। गौर से देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि पिछले एक साल की ज्योग्राफी एंड यू रह गई, वो लोग टेंशन न लें, कोई पब्लिश ही नहीं हुआ है। ओके, तो 147 नंबर का इशू अब जा कर के पब्लिश हुआ है, तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर आपको करवाने के लिए आया हूँ। अब आप ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम 21 है, क्योंकि 2021 यहाँ पर चल रहा है, इसीलिए मैगज़ीन 2001 से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, इसीलिए हर साल का अलग जो वॉल्यूम है वो आता है। वॉल्यूम जो 21 है उसका इशू नंबर 1 अभी शुरू हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि इशू नंबर 1 से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको। और इसकी मैं फ़िलहाल अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर तैयार कर दूंगा, बट कोई भी गारंटी आपको मैं नहीं दे सकता हूँ फ़िलहाल कि ये मैगज़ीन कंटिन्यू रहेगी। ओके, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ओके, टाइम की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी रहेगी। ओके, तो इसका मार्केट प्राइस 100 रुपये है, आपको मिल भी सकती है अगर आपके पास में कोई बड़ी दुकान है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑनलाइन आपको यहाँ पर ख़रीदनी पड़ेगी। ओके, इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। ओके, इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो आपको जो समझना है वीडियो के ज़रिए समझना है। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं वो कवर कर दिए। तो बिल्कुल नहीं डरें कि पिछले एक साल की भी हमें यहाँ पर कवर करनी है। आप देख सकते हैं कि लास्ट मैगज़ीन ये प्रकाशित हुई थी, और पिछली मैगज़ीन्स पढ़ने के लिए भी आप नहीं कहेंगे। ओके, पिछली मैगज़ीन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी साइट से परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, उसको यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं फ़िलहाल नए इश्यूज़ की तरफ यहाँ पर फोकस करूँगा, जैसा कि ये इशू यहाँ पर है। ओके, तो इशू नंबर 1 है, और 2021 का नवंबर में प्रकाशित किया गया, वॉल्यूम 21 का इशू नंबर 1। इसका जो थीम है वो आप देख सकते हो, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर लिया गया था, कि फूड सिस्टम्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, उन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की गई थी। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। ये आप देख सकते हैं, इसके आर्टिकल हैं। ओके, ये सब इसके आर्टिकल हैं। हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल्स रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर भी बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, तो हम यहाँ पर कम दिया गया है, यहाँ पर ज़्यादा दिया गया है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन और इश्यूज़ हैं, जैसे फूड सिस्टम के बारे में एक बार ही पढ़ लिया तो उसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे। ओके, उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप समझिए कि इंपॉर्टेंट तो हैं, बट हम एक ही आर्टिकल से इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए, अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि बात हो रही है फूड सिस्टम की, तो एक बार मैं आपको फूड सिस्टम के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हम पढ़ने के वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको काफ़ी बाद में देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। तो फूड सिस्टम की अगर मैं बहुत ही नैरो डेफिनेशन की बात करूँ, तो आप किस तरीके से फूड को प्रोड्यूस करते हैं और आप किस तरीके से फूड का कंजम्पशन करते हैं, ये दोनों चीज़ें फूड सिस्टम के अंदर में आ जाती हैं। ओके, और अगर मैं इस डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड तरीके से बात करूँ, कि मैं इसको ब्रॉडली यहाँ पर डिफाइन करने की बात करूँ, तो किस तरीके से आप फूड का प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से आप उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से उसका कंजम्पशन करते हैं फूड का, ये किस तरीके से काम होता है, मतलब ये पूरी जो आपकी फूड वैल्यू चेन है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से होती हैं, उसको फूड सिस्टम कहा जाता है। ओके, अब ये फूड सिस्टम हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर इंटरनेशनल समिट्स शुरू हो गई हैं, अलग अलग कंट्रीज़ इसके ऊपर आपकी जो कह सकते हैं कि मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। ओके, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बेसिक आइडिया हो गया कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, फूड सिस्टम की। अगर मैं और ज़्यादा कंसेप्चुअली आपको बताऊं कि व्हाट इज़ फूड सिस्टम, तो एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। मैं बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो इसके अंदर फूड सिस्टम्स के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है कि व्हाट इज़ द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स ऑफ फूड वैल्यू चेन एक्टिविटीज़। जितने भी हम फूड वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब प्रोडक्शन, प्रोसेस,
डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन एंड कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें फूड वैल्यू चेन के अंदर में आ जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ के सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल आउटकम्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें फूड सिस्टम के अंदर में आती हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को लिखते हो तो आपको 100% आधा एक नंबर ज़्यादा मिलेगा इन अवर इंट्रोडक्शन पॉइंट। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर आप इस चीज़ को लिखते हो तो ओके, और अगर आप ऊपर वाली लिखते हो तो भी चलेगा, बट वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। ओके, तो इस डेफिनेशन को आप यहाँ पर याद रखिए। मैं एक बार और फिर से बाद में रिवाइज करूँगा जब मेन आर्टिकल की तरफ हम होंगे। बेसिक आइडिया आपको हो गया कि हमें अपनी फूड चैन किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करनी है, उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि फूड वैल्यू चैन को ओके मतलब प्रोडक्शन को जिस तरीके से हम अभी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं उन चीज़ों को बदलना है, जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं उसको बदलना है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन, कंजम्पशन किस गलत तरीके से कर रहे हैं उस चीज़ को भी चेंज करना है। ये सब चीज़ें सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो हमारी जो फूड वैल्यू चेन की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए। ये फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन पूरा मकसद हो गया। अब चलता हूँ मैं मेन आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडिटर्स का नोट है। इन्होंने बताया है कि इस इशू के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इशू के अंदर हमने ज्योग्राफी एंड यू के इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस समय एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर इवन टुडे इंडिया के अंदर सेंट्रल है। साउथ एशिया की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ओके, हाउएवर द सेक्टर्स इंक्रीजिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा कंजम यहाँ पर हो रहे हैं। एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड फूड बास्केट का मतलब ये है कि हम सिर्फ सीरियल्स पर फोकस कर रहे हैं, नॉन सीरियल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैं उन पर फोकस नहीं किया जा रहा। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ना तो इंडिया में है ना साउथ एशिया में है, और साथ ही साथ फूड सेफ्टी भी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के नेचुरल सिस्टम की हेल्थ पर भी। दोनों चीज़ों पर इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है। इंटेलेक्चुअल्स यानी कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका यहाँ पर कहना है कि हमें अपने जो ग्रोइंग हैबिट्स हैं, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं यानी कि प्रोडक्शन हैबिट्स हैं, और जो हमारी कंजम्पशन की हैबिट्स हैं, उन सभी को चेंज करने की ज़रूरत है। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये डिबेट शुरू हो जाती है फूड सिस्टम चेंज की। ओके, तो ये चीज़ आपने इसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब इन्होंने ये भी बताया कि इन चीज़ों को हम कैसे यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो छोटी लाइनों की अगर हम बात करें तो वाटर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समस्या हैं, लैंड यूज से रिलेटेड समस्या हैं, उनको हम यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। इंटरवेंशन सच एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनको भी आप यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि फोर्टिफाइड फूड जिसको कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, ओके, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही नॉन बोवाइन मिल्क उसकी तरफ भी फोकस कर सकते हैं। सब क्या होता है पूरी मैगजीन के अंदर दिया गया है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा आर्टिकल है, बताने की कोशिश है मैगजीन के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। ये एक दूसरा एडिटर नोट है, इसके अंदर भी छोटी चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, फूड सिस्टम की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया है, अब इसको मैं डिफाइन नहीं करूँगा। ओके, फूड सिस्टम 2030 तक हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने हैं। तो अगर हम फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने आप हासिल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो आपका फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन है ये फोकस कर रहा है ऑन फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्टेशन, रूरल प्रोस्पेरिटी, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस की जा रही है इन चीज़ों से। ओके, तो अगर ये हमने हासिल कर लिया तो जितने भी गोल्स हैं, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो सभी के सभी तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द गोल्स पूरे किए जा सकते हैं। ओके, तो करंट फूड सिस्टम की बात करें साउथ एशिया में, वो डिसफंक्शनल, अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, और हमें उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओके, ताकि लोगों को बचाया जा सके, प्लेनेट को बचाया जा सके। ओके, द चैलेंजेस नाउ इज टू आर्टिकुलेट इन कंसंट्रेटेड टर्म्स, कंक्रीट टर्म्स, हाउ दिस इज टू बी अचीव इन साउथ एशिया, इसको साउथ एशिया में कैसे यूज़ करें। इसी के ऊपर सितंबर 2021 में यहाँ पर समिट हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट। न्यूयॉर्क के अंदर ये समिट यहाँ पर हुई थी। मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया है एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के अंदर सितंबर काले। ओके, कि क्या थी समिट, कैसे हुई, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इतना हमने यहाँ से इसको देखना था। बाकी इन्होंने बताया है कि मैगजीन के अंदर क्या बातें पब्लिश की गई हैं। पहला आर्टिकल आपका यहाँ पर आ जाता है, और पहला आर्टिकल जो है वो लिखा गया है बाय त्रिलोचन मोहपात्रा, जो कि आपके ICAR के डायरेक्टर जनरल्स हैं। ओके, और साथ में ही सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के। ओके, तो इन्होंने सॉरी, इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम बायो फोर्टिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं ऑफ स्टेबल टू एड्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ओके,
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो यहाँ पर है उसके अंदर हम बायो फोर्टिफिकेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। देखिए बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब आप यहाँ पर समझिए, मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है कोई भी आपकी फूड क्रॉप है, अगर उस फूड क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तो हम उसके अंदर आर्टिफिशियली न्यूट्रिशन ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, पूरा पॉइंट याद रखना। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कोई भी फूड क्रॉप है उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उस न्यूट्रिशन की कमी को हम आर्टिफिशियली पूरा करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रिशन मिलाए जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन की बात मैं कर रहा हूँ, लाइक विटामिन ए है, फोलिक एसिड है, इन चीज़ों को मिलाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, बेसिकली अभी हम जो मेन काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इंडिया में राइस के ऊपर। राइस के अंदर बायो फोर्टिफिकेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये इनका आर्टिकल यहाँ पर शुरू होता है और हम देखते हैं क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ग्लोबल पॉवर्टी अपने राइज पर है, बढ़ रही है धीरे धीरे, और देयरफॉर सस्टेनेबल, साथ ही साथ कोविड-19 ने भी इसको बढ़ाया है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, देयरफॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हंगर से, माल न्यूट्रिशन से, इन चीज़ों से हम यहाँ पर लड़ सकें। साइंस को, इन्वेस्टमेंट को, पॉलिटिकल कमिटमेंट को, तीनों चीज़ों को इसके अंदर लाना पड़ेगा। मतलब अकेले पॉलिसीज़ बनाने से कुछ नहीं होगा, साइंटिफिक इंटरवेंशन चाहिएंगे और साथ में पैसा भी चाहिएगा। इन तीनों चीज़ों से आपका फूड सिस्टम बेहतर हो सकता है और बेहतर न्यूट्रिशन और हेल्थ की कंडीशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। ये सभी की शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन जो हंगर की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए। माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है इन साउथ एशिया और स्पेशली इन इंडिया, उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाए। ओके, ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की डिटेल्ड एनालिसिस भी मैंने आपको कराई है अपने एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स के अंदर। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंट समझ में आता है चीज़ों का वो देखा करो। ओके, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, यूनाइटेड नेशंस की 5 एजेंसियों के द्वारा लगातार, मतलब 5 एजेंसियों के द्वारा रिलीज़ की गई थी कंबाइंड रूप से। इन्होंने कहा कि ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी लगभग 36% यहाँ पर बढ़ गई है साउथ एशिया रीजन के अंदर। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना। द ग्लोबल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी को मापने के लिए हमारे पास है प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशनमेंट और एक है हमारे पास प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवियर फूड इनसिक्योरिटी। 2 मीजर्स हैं जिसके जरिए हम फूड इनसिक्योरिटी को मापते हैं, एक है POU, एक है PMSFI। जो पहला वाला इंडिकेटर है ये जनरलाइज्ड इंडिकेटर है। ओके, जनरलाइज नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा आपका बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। इसके अंदर हम जो हाई लेवल की चीज़ें उनको यहाँ पर मापने की कोशिश करते हैं। मोर डिटेल में हम यहाँ पर जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज बेस्ड ऑन पर कैपिटा फूड सप्लाई कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशनल पैरामीटर्स क्या हैं। तो इन सब ऐसे बड़े बड़े जो पैरामीटर्स हैं इनको यहाँ पर जाते हैं, बहुत डीप में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो आपका दूसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है प्रीवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवियर फूड इनसिक्योरिटी, PMSFI इसको यहाँ पर कहा जाता है। ये एकदम जो ग्राउंड रियलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करता है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड रियलिटी हमारे पास जाननी जरूरी है। ये बताता है, सर्वेज के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ग्राउंड डाटा, रियलिस्टिक डाटा हमें आपको मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका POU है वो रियलिस्टिक नहीं है, उसके अंदर हम जो है वो अलग अलग बड़ा डाटा यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो कि ग्राउंड लेवल से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, लेकिन PMSFI के अंदर हम ग्राउंड रियलिटी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये सर्वे करता है, सर्वे के डाटा कलेक्ट करता है, पीपल्स का एक्सपीरियंस क्या है फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर उसको कैप्चर करता है। साथ ही साथ कौन ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे लोग कितने हैं जो कि फूड को दिन में एक ही बार कंज्यूम करते हैं, जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। ओके, कौन ऐसे हैं जो स्किप कर रहे हैं मील्स को, मॉडिफाई कर रहे हैं डाइट्स को क्योंकि फूड नहीं अवेलेबल हो रहा है उनको, फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर है। ओके, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो ICAR की पूरी टीम है, इन लोगों ने यहाँ पर ये सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जाना है कि इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं और दे ऑल्सो देखते हैं कि क्या क्या है। इन्होंने मॉलिकुलर ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है, साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग किया ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ राइस, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेशली राइस पर फोकस करके बायो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। इन्होंने अलग अलग तरीके की क्रॉप वेराइटीज़ हैं, लाइक मैं कहूँ पूसा बासमती, इसको यहाँ पर इन्होंने बायो फोर्टिफाइड किया। इसके सिग्निफिकेंट आउटकम भी देखने के लिए मिले क्योंकि हमने फर्स्ट हाई प्रोटीन वैरायटी ऑफ राइस यहाँ पर तैयार कर ली जिसका नाम आपको ऊपर दिया गया है। ओके, ड्यूरिंग माय करंट टेन्यूर, यानी कि त्रिलोचन मोहपात्रा जी के समय में बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप वैरायटीज़ उनको बहुत ज़्यादा
प्रायोरिटाइज यहाँ पर किया गया कि न्यूट्रिशनल फूड हमें यहाँ पर अवेलेबल होगा थ्रू द नेचुरल फूड सिस्टम्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, उसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। पिछले 5 सालों में बात करें तो ICAR ने लगभग 71 से ज़्यादा बायो फोर्टिफाइड जो वेराइटीज़ हैं वो यहाँ पर रिलीज़ की हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो 17 वेराइटीज़ ऐसी हैं नेचुरली बायो फोर्टिफाइड की गई हैं विद विटामिन मिनरल्स एमिनो एसिड, इन सब का यूज़ करके PM मोदी के द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को नेशन को डेडिकेटेड भी की गई। ओके, तो 71 पर काम हो चुका है, 17 नेशन को डेडिकेटेड कर दी गई हैं। और अभी अभी की अगर मैं बात करूं रिसेंट की तो 35 नई वेराइटीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ की गई मोदी जी के द्वारा 2021 में। ये भी मैंने आपको एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाया था। द बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़, सिंपल सी बात है, आपको एनर्जी तो यहाँ पर मिलेगी, साथ ही साथ इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है जिनकी कमी थी वो भी मिलेगी, ह्यूमन ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, सब बढ़िया होगा। These varieties have also brought under the seed chain of to make the biofortified food grains available in the India's public distribution system। PDS सिस्टम के जरिए हम 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में जो सस्ता अफोर्डेबल जो आप कह सकते हो कि फूड है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। गेहूँ है, चावल है, सीरियल्स हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम बायोफोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स को बांटने की बात भी कर रहे हैं। ओके, इट इज़ एस्टिमेटेड कि बायो फोर्टिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया में लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर उगाई जा रही हैं। देखिए, बायो फोर्टिफाइड कर लिया तो उसके कुछ सीड्स को आप बचाएंगे और उसको यहाँ पर आप यूज़ करोगे आपकी नई जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं यहाँ पर उगाने के लिए। ओके, हाउएवर वी नीड टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ बायो फोर्टिफाइड टाइप्स, इन सबको बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि हंगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। प्रोटीन यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हमें यहाँ पर कम करनी है। ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसीलिए हमें इसका प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, उसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें, प्रीफरेंशियल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ बायोफोर्टिफाइड ग्रेन्स थ्रू द PDS एंड मिड डे मील स्कीम इज अ टारगेटेड मैनर वुड बी अ लॉन्ग वे टू एड्रेसिंग मॉल न्यूट्रिशन। तो इससे मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कुछ हद तक तो आप इसको कम कर ही सकते हैं। मतलब मिड डे मील स्कीम्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीबों तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए ताकि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कम हो सके। ओके, ICAR इस समय अगर हम बात करें लगभग 300 से ज़्यादा वेराइटीज़ पर फोकस कर रहा है अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर के, और अच्छा काम चल रहा है। ओके, साथ ही साथ एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कंजम्पशन ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। ओके, सिंपल सी बात है, डिमांड्स एफर्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ानी है, लोगों को ऐसा ना लगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरह ही ये चीज़ें हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सभी का साथ यहाँ पर लेकर के चलना है। ICAR इन चीज़ों को यहाँ पर फुलफ़िल करने की बात कर रहा है और इन्होंने यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं कि अपने घर में पीछे की साइड में, अपने बैकयार्ड में इन चीज़ों को उगा सकते हैं। साथ ही साथ न्यूट्री गार्डन मॉडल्स भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ICAR साथ में प्रमोट कर रहा है न्यूट्री गार्डन्स को और न्यूट्री थाली को भी कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए। न्यूट्री स्मार्ट विलेजेस भी तैयार किए गए हैं, पूरे विलेज को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। डिफरेंट तरीके के कंसेप्ट हैं, लाइक होमस्टेड गार्डनिंग है, वर्टिकल गार्डनिंग है, रूफटॉप गार्डनिंग है। इन सभी से लोगों को अवेयर कराया जा रहा है कि डाइवर्स फूड को अपनाइए, इंक्लूडिंग बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को आप यूज़ कीजिए। इन सभी के जरिए आप अपनी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हासिल कर सकते हैं। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की अगर परिभाषा की बात करें, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो किस तरीके से होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ओकर्स ड्यू टू मोनोटोनस फूड हैबिट्स। एक ही तरीके का आप यहाँ पर खाना खाते रहो, उससे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जा सकती है। या फिर आप कंजम्स करते रहो सिमिलर डाइट को ओवर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, लगातार बहुत लंबे समय तक सेम ही डाइट को यूज़ करना, वो भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के अंदर में आ जाता है। आपके शरीर में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा तो होगी लेकिन बाकी के जो न्यूट्रिएंट हैं जो कि होने चाहिए वो नहीं होते। ओके, तो इट इज़ बीइंग एडवोकेटेड दैट फूड ऑफ डिफरेंट कलर्स आपकी प्लेट में होने चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी आपकी प्लेट में होनी चाहिए। टू मेंटेन न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, इसी टर्म को कहा जाता है कि आप एक ही तरीके का फूड ना खाओ, जिसको कहते हैं मोनोटोनस फूड। आप अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ यहाँ पर यूज़ करो। देयर इज़ अ नीड टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क प्रोड्यूस आप यहाँ पर यूज़ करो, एक्वेटिक फूड आप यहाँ पर यूज़ करो। मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स ये इसेंशियल है न्यूट्रिशन के लिए। ओके, एज इट सर्व्स एज द होलसम फूड, तो इसके ज़रिए आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, आपकी फूड बास्केट को बढ़ा सकते हो। ICAR इस चीज़ पर भी वर्क कर रहा है कि जो नॉन बोवाइन मिल्क है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जाए। जैसे मैं बात करूँ कि साउथ एशिया के अंदर गोट का मिल्क यानी जो बकरी है उसका दूध यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, तो गोट का जो मिल्क है उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए यूज़ किया जा सकता है बच्चों में, प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर। ओके,
तो इस चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और जो बकरी है, जो गोट मिल्क है आपका, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है कि आप उसको डेली कंजम्पशन में यूज़ भी कर सकते हो। फूड डाइवर्सिटी इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटर हेल्थ के लिए। और ट्रेडिशनल फर्मेंटेड प्रोड्यूस मेंटेन्स गट माइक्रोबायोम्स टू फुलफिल वेरियस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हैं वो गोट के मिल्क से यहाँ पर पूरी की जा सकती हैं, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बात आपको समझ में आई कि डाइवर्सिफाइड फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। आपका जो फूड आप यहाँ पर प्रोड्यूस करोगे, लाइक मिल्क प्रोडक्ट है, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, मार्केट डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। ओके, डाइवर्सिफाइंग डाइट्स टू इंक्लूड प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड कुड प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, जो कि जो मिल्क सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, डेयरी सेक्टर में, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ डायट्री में आप डाइवर्सिटी अपनाओगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स फार्मर्स के जो हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल होल्डर्स, उनको रिलेवेंट मार्केट मिलेगा। साथ ही साथ उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। यूथ हैं, वुमेन्स हैं, उन सबका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। नए नए स्टार्टअप्स यहाँ पर खुलने शुरू हो जाएंगे। ओके, वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, जो कि टारगेट करता है कि हंगर को ख़त्म करना है 2030 तक, वो भी पूरा किया जा सकता है। मैंने इस रिपोर्ट के बारे में बताया। रिपोर्ट ने बताया कि साउथ एशिया के अंदर 36% से ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की कंडीशंस बढ़ गई हैं, तो उस कंडीशन को भी यहाँ पर कम किया जा सकता है। द पाथवे टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन दिस रीजन नीड्स टू बी रिविजिटेड इन द लाइट ऑफ श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ जो रूरल वर्कर्स का नंबर है, जो डिक्लाइन होता चला जा रहा है, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। ओके, एट द टाइम फूड सिक्योरिटी इज़ बीइंग थ्रेटन बाय डिसरप्टिव फोर्सेस। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी तरीके से यूज़ की गई विद गवर्नमेंट लेड एग्री फूड पॉलिसीज़, और साथ ही साथ इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं। और ये जितनी भी प्रॉब्लम ऊपर बताई गई, ये सॉल्यूशंस बताए गए, उनको फुलफिल किया जा सकता है। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद में रखना है। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और अगला आर्टिकल आपका यहाँ पर है अबाउट द रोल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में लिखने के लिए आए, इंडिया में लिखने के लिए आए, आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है फूड सिस्टम्स के लिए, इसी को हम यहाँ पर गौर से देखने की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स ज़्यादा हैं। स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। ओके, स्मॉल फार्मर्स आप इनको कह सकते हैं। साउथ एशिया के अंदर लगभग 75% फार्मर्स ऐसे हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 85 to 90% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जो हेक्टेयर ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। ओके, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखो। एक स्मॉल होल्डर्स फार्मर अगर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है, अगर जो रिसोर्स हैं उनका एफिशिएंट यूज़ कर सकता है, बेटर मैनेज कर सकता है इकोसिस्टम सर्विसेज को, अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसको मार्केट एक्सेस अच्छी होगी, और साथ ही साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी उसको यहाँ पर अवेलेबल होगा, देन द लाइवलीहुड, न्यूट्रिशन एंड इनकम बहुत सारे फार्मर्स का इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर आप ये सब काम करते हो तो आप ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हो और फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हो। ओके, उनकी फैमिलीज़, उनकी हालत इंप्रूव हो सकती है, उनकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी हो सकती है, और कुल मिलाकर के उनका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सकता है। ओके, देयर इज़ इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन दैट एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, ये दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर की बात टेरेस्ट्रियल लेवल पर और मेरीन लेवल पर, दोनों लेवल पर बात कर रहे हैं। इनको अलग अलग नहीं देखना है, इनको एज अ मैं कह सकता हूँ कि कंबाइंड रूप में इन चीज़ों को फोकस करना है। तो बात करते हैं एग्री फूड सिस्टम्स के ऊपर। एग्री फूड सिस्टम्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डेस्क्रिप्टिव मेटाफर फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ दैट रिलेट टू द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन एंड कंजप्शन ऑफ फूड। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ फूड सिस्टम, मैंने फूड सिस्टम को आपको बता दिया है। मैं एक बार और बता देता हूँ कि व्हाट इज़ फूड सिस्टम। आप किस तरीके से फूड को प्रोड्यूस करते हो और किस तरीके से फूड को कंजम्पशन करते हो, वो चीज़ एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। अगर मैं ब्रॉड डेफिनेशन की बात करूँ तो आपकी फूड वैल्यू चेन, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर के
प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन एंड कंजम्पशन फूड का किस तरीके से यहाँ पर होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन फूड वैल्यू चेन किस तरीके से होता है, उसको फूड सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं और ब्रॉड लेवल पर बात करूँ तो आप जस्ट इसके नीचे लिखी हुई लाइन को देख सकते हैं। ये वाली लाइन को मैंने आपको शुरू में ही इस लाइन को बता दिया था कि आपकी जो फूड वैल्यू चेन है उसकी एक्टिविटीज़ के द्वारा सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल आउटकम्स क्या हो रहे हैं। ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको याद करने की कोशिश की जाए। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है। बात करते हैं कि एग्री फूड सिस्टम साउथ एशिया में किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। तो एग्री फूड सिस्टम्स का पूरा अपना नेक्सस है, मतलब इसके अंदर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, इसके अंदर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, और साथ ही साथ इकोसिस्टम को बचाने की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात और रूरल प्रोस्पेरिटी की बात भी की जाती है। तो आप जस्ट इस तरीके से गोला बनाओगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, और पाँचों के पाँचों पॉइंट आप इससे लिंक कर दोगे कि हम बात किस चीज़ की करते हैं जब हम एग्री फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इन जनरल अगर हम बात करें कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो यहाँ पर यूज़ की जाती है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे न्यूट्रिशनल ना तो सिक्योरिटी बढ़ रही है, ना ही हेल्थ पर कोई असर पड़ रहा है, ना ही न्यूट्रिशनल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल यहाँ पर यूज़ हो पा रही है, और साथ ही साथ बात करें तो डाइवर्सिटी का प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये कुछ दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, लाइक लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस बढ़ रहा है, वाटर स्ट्रेस देखने के लिए मिल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है वाटर में, सॉइल में, एयर में। ओके, इन सभी चीज़ों में हमें दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। और साथ में बात अगर हम आगे करें कि एविडेंस इस चीज़ को भी दिखाते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं, उससे आपका पूरा का पूरा जो सीरियल सिस्टम है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो सीरियल का प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, नॉन सीरियल जो प्रोड्यूस है उनका प्रोडक्शन नहीं होता, और इससे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ के रिसोर्स बेस पर भी असर पड़ रहा है। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन हम यहाँ पर लेकर के आए, हमने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली। ओके, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए, हमने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली, लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी भी निकल करके नहीं आई है। ओके, फूड सरप्लस आ गया है, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हम यहाँ पर अभी भी नहीं हासिल कर पाए, तो हम अभी भी न्यूट्रिशनल इनसिक्योर कंट्री हैं। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया, ये ट्रिपल बर्डन एक्सपीरियंस कर रहे हैं न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी की वजह से। इस ट्रिपल बर्डन को कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। इन तीनों को साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रिपल बर्डन कहा जाता है। ओके, तो इसको हम आजकल फेस यहाँ पर कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि सीरियल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, सीरियल्स की जो एक्सेस है, लोगों को ज़्यादा मात्रा में सीरियल्स मिल जाते हैं आसानी से, और सरकार भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गेहूँ है, चावल है, सीरियल्स ही यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओके, तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। ओके, अब इन चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो बाकी की जो चीज़ें हैं लाइक फ्रूट है, वेजिटेबल है, मीट है, एग है, फिश है, जो कि आपके डाइट में होनी चाहिए वो नहीं होती। ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखो। देखो एक लाइन लिखी हुई है कि पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस ऑफ नॉन सीरियल फूड्स विच मेक्स देम अनअफोर्डेबल फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। इन चीज़ों के प्राइस में लगातार बढ़ोतरी होती है, किसमें? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मीट में, एग में, फ़िश में। तो जो लोग हैं वो इसको कंज्यूम नहीं करते क्योंकि इसके प्राइस की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो सीरियल्स हैं वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, और उनके अंदर में आप देख सकते हो कि फ़ैट है, साल्ट है, शुगर है, उनके अंदर कंजम्पशन भी ज़्यादा मिलता है, मतलब उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, तो लोगों को चीज़ें ये अच्छी लगती हैं तो वो उसको यूज़ करते हैं। ओके, 10 जो हमारा 4 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी यहाँ पर होना चाहिए वो है अवेलेबिलिटी। पहली बात तो जो आपकी मैं बात करूँ कि नॉन सीरियल फूड्स हैं उसको हमें लोगों की डाइट में बढ़ाना है, नॉन सीरियल फूड्स को लोगों की डाइट के अंदर बढ़ाना है, तो लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, और सिर्फ अवेलेबल ही नहीं, अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसको कहा जा रहा है कि 4 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में आप इस डायमेंशन को यूज़ कर सकते हो। ओके, बट ये डायमेंशन अभी यूज़ नहीं किया जा रहा क्योंकि वल्नरेबल पीपल ऐसे हैं रीजंस के कि उनको ये चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती या फिर उनको अवेलेबल ही नहीं हो रही हैं। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। हमने ये भी देखा कि कोविड-19 के दौरान हर एक सेक्टर यहाँ पर गिरा, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोविड-19 का कोई भी यहाँ पर शॉक हमें देखने के लिए नहीं मिला। दिस हैज़ बीन बिकॉज ऑफ टाइमली एक्शन जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर लिया। सप्लाई चेन डिसरप्शन है, लेबर शॉर्टेज है, उसको यहाँ पर बेसिकली जो उसकी कमी थी लेबर्स वगैरह की, उसको यहाँ पर पूरा किया।
और लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी इनकम में यहाँ पर कमी देखने के लिए मिली। हाउएवर द डिक्रीज इन इनकम ऑफ मैनी पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक इज ऑलरेडी लीडिंग टू फर्दर न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों में जिनकी इनकम में यहाँ पर कमी आई थी उनके अंदर न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ी। लोगों के पास खाने के लिए, खाना तो चलो सीरियल प्रोडक्ट मिल जाएगा, सरकार प्रोवाइड करा दिया उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना वगैरह से, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो नॉन सीरियल बेस्ड क्रॉप्स हैं, उनका कंजम्पशन नहीं हुआ बिल्कुल भी, जिससे एक साल के अंदर न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी बढ़ गई। ओके, साउथ एशिया की बात करें, वुमेंस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ की इन फूड सिक्योरिटी, तो आप जस्ट इसको याद रख सकते हो। और इसके बाद में जो आर्टिकल आएगा जेंडर बेस्ड के बारे में, उसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ओके, साउथ एशिया में अगर हम बात करें, वुमेन लगभग 60% जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड है। इंडिया में भी आप जस्ट इतना आंकड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अक्रॉस द रीजन देयर इज एन एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फीमेल्स का जो रोल है वो लगातार बढ़ रहा है, इसको हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है, टाउन्स और सिटीज़ से लोग जो हैं वो अपने घरों को वापस आए हैं, तो एग्रीकल्चर जो फील्ड हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में वुमेंस भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, हाउएवर वुमेंस के साथ अपनी चुनौतियाँ भी हैं, लाइक बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटीज़ और जेंडर नॉर्म्स हैं, फिर वही बातें हैं सब। ओके, विच आर मैनिफेस्टेड बाय लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। अपना इनके पास कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज पर की भी कमी है, इन पर टेक्नोलॉजी की कमी है, ट्रेनिंग है, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर इनके लिए अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ बैंक वगैरह से भी इनको कोई लोन आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास कोलेट्रल्स यहाँ पर नहीं होते हैं रखने के लिए, क्योंकि सारी ज़मीन किसी और के नाम होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। तो इतना इशू पढ़ करके आप आराम से लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द इशू। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम इन साउथ एशिया। तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के अपने गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन गोल्स के अंदर कुछ गोल्स ऐसे हैं जैसे हंगर को ख़त्म करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, जेंडर इक्वलिटी को हासिल करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो ये सब हासिल किया जा सकता है अगर अपने फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर लिया साउथ एशिया के अंदर और स्पेशली इन इंडिया के अंदर। इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ अ नीड टू वर्क विद इन अ सेफ ऑपरेटिंग स्पेस। हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे से काम कैसे होगा। एक तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट करेंगी, दूसरी तरफ से साइंटिफिक इंटरवेंशंस, और तीसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वर्क करेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो फूड सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं। हाउएवर द एडोप्शन ओ, चलो इस बस इतना आप यहाँ से यहाँ पर देखना है। उसके बाद एक दो ग्राफ यहाँ पर देखते हैं कि नॉन सीरियल फूड का जो परसेंटेज है वो किस तरीके से। देखिए, नॉन सीरियल फूड के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑयल एंड फैट्स तो होंगे ही, और साथ में आपका फूड बेवरेजेस हैं, मिल्क प्रोड्यूस हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड हैं, शुगर हनी है, रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, और वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, मीट एग फिश है। इन सभी का रोल आप यहाँ पर देख सकते हो। 1993 लगभग 30 साल का पिछला डाटा दिखाया गया है, और पिछले 30 साल में आप देख सकते हो कि मीट और फिश में कोई भी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली, वेजिटेबल में कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली। कंजम्पशन में ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, शेयर ऑफ कैलोरीज कितना होता है। उसके बाद रूट्स हैं, इन सभी में कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन मिल्क प्रोडक्ट में शुगर एंड हनी में अगर मैं बात करूं, ये ग्राफ में कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो आपका रेड कलर के डॉट्स जा रहे हैं, ये आपका प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस का ग्राफ है। ओके, लेट मी यूज़ अदर पेन। देखिए, ये वाला जो लाइन यहाँ पर है, डॉटेड लाइन, ये आपका ग्राफ है प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस का। इसका कंजम्पशन आप देख सकते हो कि शेयर ऑफ कैलोरी इनटेक जो इंडिया में यूज़ किया जाता है नॉन सीरियल फूड में से, उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। ओके, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, इनका भी बढ़ रहा है। ओके, ये चीज़ भी आप याद रखें। लेकिन जो मिल्क प्रोड्यूस हैं उनका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ओके, और बाकी के जो हैं पल्सेस, मतलब कुल मिलाकर के जो ऐसी चीज़ें हैं ऊपर की, आप यहाँ पर देखो, ऑयल एंड फैट्स हैं, ये प्रोसेस जो फूड है, इनका हिस्सा तो बढ़ रहा है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जिनसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल आपको मिलना चाहिए, उनका प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। इस चीज़ को भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इनोवेशन सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है वैसे तो ये चीज़ें, कि एक तरफ से जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आपकी चीज़ों को प्रमोट करेगी। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सटेंशन पार्टनर्स हैं, एग्रीकल्चर जो बिजनेसेस हैं फूड वैल्यू चेन में, ये तीनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे और हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगी। स्मॉल होल्डर्स, फार्मर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक तरफ हो गई।
प्लस आप इसके अंदर पॉलिसी मेकर्स और कंज्यूमर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। वैसे आपको ये ग्राफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको ये वाला बताया ये वाला आप यहाँ पर याद रखोगे कि एक तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए, साइंटिफिक इंटरवेंशंस अच्छे होने चाहिए, और तीसरी तरफ से आपका जो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होना चाहिए। इस चीज़ से आप इस चीज़ को याद रखोगे। अगर हम बात करें इन फार्मिंग एग्रीकल्चर इनोवेशंस, फार्मर्स नीड टू हैव पावर एंड रिसोर्सेज फॉर द इनोवेशन। फार्मर के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज को यूज़ करने की पावर होनी चाहिए। तो एक्सटेंशन पार्टनर्स जो हैं वो हमारी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन पार्टनर्स में देखिए क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इनपुट सप्लायर्स हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि मिडल मैन की तरह यहाँ पर वर्क करते हैं एक तरीके से, उनको यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। ऑल्सो पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि कंज्यूमर फार्मर फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे 3 फॉर्मूलाज थे, तो वो फार्मर्स के लिए जैसे भी थे, लेकिन फार्मर्स को पसंद नहीं आए, ओके, और आखिर में उनको रिपील कर ही दिया गया। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो, ओके। तो जब हम एग्रीकल्चर इनोवेशन सिस्टम की बात करते हैं, इसको इन शॉर्ट कहा जाता है AIS फार्मिंग। स्मॉल होल्डर्स फार्मर को आपको नई नॉलेज और इनोवेशन साथ में प्रोवाइड कराना होता है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है, जिसके अंदर में आपके एक्सटेंशन पार्टनर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लायर्स हैं, मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन सभी से फार्मर की यहाँ पर नॉलेज और शेयर होनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद न्यू रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एजेंडा, किस तरीके से मतलब नई रिसर्च होनी चाहिए इन सभी के ऊपर। तो वही बात है कि हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोवाइड करनी चाहिए एक्सेस टू अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड टू ऑल। ये चीज़ याद रखना। एंश्योरिंग सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। प्रोसेसिंग, ट्रेड, रिटेलिंग आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। मिटिगेट करना है और अडेप्ट करना है टू क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है और रेजिलियंस करना है बाय एनहेंसिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मिंग एंड रूरल कम्युनिटी, ओके। तो इन सब के लिए हमें एविडेंस बेस्ड रेडिकल नई पॉलिसीज़ चाहिए होंगी, और जो फूड वैल्यू चेन के अंदर आपके एक्सटेंशन पार्टनर्स हैं उनका यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स इन रूरल कम्युनिटी कुड बी एड्रेस्ड थ्रू डेवलपिंग द एविडेंस बेस्ड फॉर द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट पाथवेज। कैसे न्यूट्रिशनल सेंसिटिव प्रोडक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो इनकम, इंक्रीज़ कर सकते हो न्यूट्रिशनल नॉलेज, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेथन कर सकते हैं लोकल मार्केट इन डिफरेंट लोकेलिटीज़, ओके। करंटली अगर हम बात करें कि एक हेल्दी डाइट की कॉस्ट जो है वो लोगों के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। लोगों को हेल्दी डाइट कैसे अवेलेबल होगी भाई, स्लम्स में रहते हैं लोग, उनको कहाँ से कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी कि वो इस तरीके की चीज़ें सस्ते में खरीद सकें, अफोर्डेबल नहीं हो सकते। हाउएवर ये चीज़ें पॉसिबल की जा सकती हैं अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज़ को कम कर दिया जाए और पॉपुलेशन को वो आपका बायो फोर्टिफाइड जो स्टेपल्स हैं सच एज राइस, वीट, मिलेट्स, जो कि आयरन, जिंक और विटामिन की भरपूर मात्रा से मिले हुए हों, अगर इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए प्रोवाइड किए जाएँ तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, ओके। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद में रखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी यहाँ तक हमने बात कर ली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी की, एनवायरमेंटल की बात नहीं की। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। इसको भी इंश्योर किया जा सकता है अगर आपकी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होंगी, अगर वो सस्टेनेबल होंगी, अगर आपके फूड सिस्टम्स अच्छे होंगे, तो सिंपल सी बात है एनवायरमेंट पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इकोसिस्टम सर्विसेज अच्छी होंगी, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी के लॉस को भी आप बचा सकते हो, ओके। तो कुल मिला के एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट यहाँ पर उगाए जाने चाहिए और कंज्यूमर चॉइस के बेस पर भी हो सकते हैं। टू एड्रेस द लैंड, फूड, एनर्जी, वाटर नेक्सस, द यूज़ ऑफ इनपुट्स, यानी कि वाटर है, एनर्जी है, फर्टिलाइज़र है, इनका सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, शुड बी ऑप्टिमाइज थ्रू द डिसमिनेशन एंड वाइड स्प्रेड एडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं लाइक डायरेक्ट सीड राइस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि मैंने अपने एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के अंदर इन चीज़ों को कवर करा दिया है। व्हाट इज़ डायरेक्ट सीड राइस, पिछले 6 महीने में किसी वीडियो में तो मैंने इसको कवर कराया था। अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, नेचर पॉजिटिव फार्मिंग और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। यूपीएससी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है और अभी इन बाकी की टेक्नोलॉजीज़ पर बाकी है, तो आप इन चीज़ों को एक बार गूगल करने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सीड राइस, व्हाट इज़ अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, व्हाट इज़ नेचर पॉजिटिव फार्मिंग, ओके। ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे एनवायरनमेंट की भी। एंड नोट में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कोविड-19 के कारण साउथ एशिया हो, इंडिया हो, उसमें कोई भी असर नहीं पड़ा, एग्रीकल्चर ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई, बाकी के सारे सेक्टर्स में निगेटिव ग्रोथ यहाँ पर हुई थी।
तो लेकिन लोगों की इनकम कम हुई, तो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी देखने के लिए मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता आपको एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। साथ ही साथ 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हासिल करने हैं। तो अगर फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म किया गया तो हम हंगर से यहाँ पर लड़ सकते हैं, जेंडर इक्विटी की प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नई पॉलिसीज़ भी चाहिए होंगी, गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए होगा, एक्सटेंशन फार्मर्स हैं उनकी मदद चाहिए होगी, और स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी यहाँ पर हमें बना करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हमें चाहिए। ओके, तो कुल मिला के फूड वैल्यू चेन को इम्प्रूव करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जो हम अभी करते हैं वो नहीं करना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, इकोनॉमी का ध्यान रखना है, सोशल जो आउटकम्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, और इस तरीके से हमें अपने फूड सिस्टम्स को चेंज करना है। ये एक ओवरऑल आर्टिकल था, इससे ज़्यादा फूड सिस्टम के बारे में ना ही आपको पढ़ना है और ना ही आपको आगे पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि हमें इतना यहाँ से कवर करना है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे काम के हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो टर्म पावर के नाम से एक पेज दिया गया था, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, लाइक जीरो हंगर है, बायो फोर्टिफिकेशन है, ब्रिक्स मीटर क्या होता है, इस टाइप की 9 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बना करके दिए गए हैं। इन 9 क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही है, आपको ये 9 के 9 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करके इन तीनों क्वेश्चन का आंसर पहले लिखो और मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ज़ीरो हंगर क्या होता है, इस चीज़ को आपको बताना है। क्या ये एक प्रोग्राम है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था? क्या ये अफ्रीका के नेशंस को हंगर से रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए कोई प्रोग्राम है? क्या ये एक नई बायो फोर्टिफाइड ग्रेन है जो कि हमें माल न्यूट्रिशन और हंगर से बचा सकती है? क्या ये सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया गया इंडिया के अंदर, अफ्रीका स्पेसिफिक भी ऐसा कुछ नहीं है, साथ ही साथ ये कोई बायो फोर्टिफाइड ग्रेन नहीं है, ये एक सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा आता है कि व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो है कि एक मेथड है ऑफ मेकिंग मोर न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द मेडिसिन के अंदर न्यूट्रिएंट को बढ़ाना। दूसरा है क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है कि न्यूट्रिएंट रिच डाइवर्स क्रॉप्स, ए मेथड टू ग्रो, ए मेथड एक मेथड है ग्रो करने का न्यूट्रिएंट रिच डाइवर्स क्रॉप इन स्मॉल क्वांटिटीज़। क्या एक मेथड है टू फोर्टिफाई रेडी टू ईट सीरियल्स विद विटामिन एंड मिनरल्स। बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। तो पहला आंसर सही नहीं है क्योंकि मेडिसिन की बात हमने यहाँ पर की ही नहीं। इसका सही आंसर है बी, जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने की हम बात यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम अभी क्रॉप्स को उगाने की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बायो फोर्टिफिकेशन इज़ नॉट दिस। ओके, ए मेथड टू फोर्टिफाई रेडी टू ईट, दिस इज़ नॉट रेडी टू ईट सीरियल्स। ओके, हाँ हम विटामिन और मिनरल्स ऐड करेंगे लेकिन रेडी टू ईट सीरियल्स नहीं होंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि व्हाट इज़ ब्रिक्स मीटर। तो क्या ये एक डिवाइस है दैट मेजर्स सुक्रोज कंसंट्रेशन। दूसरा, या एक ये मीटर है टू स्टैंडर्डाइज द साइज ऑफ टेराकोटा ब्रिक्स फॉर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए है। ए मेथड ऑफ मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की शुद्धता को मापने के लिए। ए मीटर दैट इज इंस्टॉल्ड इन द फार्म टू मेजर वाटर क्वालिटी को मापने के लिए। तो ब्रिक्स मीटर के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये इसका सही ऑप्शन इस समय ऑप्शन नंबर 1 है। सुक्रोज के कंसंट्रेशन के लिए, जो आपकी ऐसी कह सकते हैं कि गन्ने वगैरह की जो फसलें होती हैं उनके अंदर कितनी जो शुगर कंटेंट है उसको मापने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। इन तीनों क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। पहला है कि कौन होते हैं स्मॉल होल्डर्स फार्मर। ओके, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऐसे फार्मर्स हैव होल्डिंग साइज लोअर देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम साइज वाले जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, क्या उनको स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। फार्मर्स विद स्ट्रक्चरल कांस्टेंट एंड ए सब ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जिनके पास कम अमाउंट होते हैं और साथ ही साथ उनके पास स्ट्रक्चरल कांस्टेंट यानी कि बाधाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, तीसरा, फार्म्स विद अ वेरी लो असेट बेस, या ऑल ऑफ द एबव, किसको यहाँ पर कहा जाता है स्मॉल होल्डर फार्मर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक फार्मर जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, उसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो आपके बहुत ही कम है, या फिर स्ट्रक्चरल कांस्टेंट भी हैं, सब ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, और असेट भी बहुत ज़्यादा कम है उनके पास, मतलब ट्रैक्टर, गाय, ये सब चीज़ें भी उनके पास कम है। अगला आ जाता है 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ फूड कोड। ठीक है, ये फूड कोड क्या होता है। तो क्या ये एक ट्रेड कोड है डेट अलाउस ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स टू शिप फूड आइटम्स को शिप करने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्या ये कोड है डेट इज़ फॉलोड बाय द रेस्टोरेंट्स एंड होटल रेस्टोरेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है। एक सेट ऑफ गाइडलाइंस एडोप्टेड बाय द कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन। ओके, इसके द्वारा कमीशन किया हुआ, एडोप्ट किया हुआ एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है।
ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एडोप्टेड बाय द कोडेक्स गीगस। ओके, कुछ एजेंसीज हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है या फिर कोडेक्स गीगस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको शायद ना पता हो और मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा एडोप्टेड सेट ऑफ गाइडलाइंस है, फूड कोड इसको यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था। एंटेल्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी क्रॉप्स। हाई क्वालिटी क्रॉप्स को उगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी entails the use of an integrated approach to managing varied landscapes। ओके, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज़ करना। तीसरा है entails the use of climate information, क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। entails interlinked challenges of farm and fisheries। अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों में से सटीक ऑप्शन चुनना है कि कौन सा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर आता है। देखिए, अगर कोड दिए गए होते कि 1 and 2, 1, 2 and 3, 3 and 4 या ऑल ऑफ द एबव, तो आप ऑल ऑफ द एबव को यहाँ पर चूज़ कर सकते थे, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर ये चारों चीज़ें आती हैं। ओके, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी करोगे, आप इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज़ भी करोगे, आप यहाँ पर देखोगे तो एंटेल द यूज़ ऑफ क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ज़रूरी है, क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ जो फार्म एंड फिशरीज़ के कंटिन्यूस जो कंबाइंड चैलेंजेस हैं उनको भी आप यहाँ पर इंटरलिंक्ड करोगे। मतलब जो टेरेस्ट्रियल और मैंने आपको मैराइन इकोसिस्टम दोनों की बात बताई, मैंने आपको एग्रीकल्चर की बात भी बताई, मैंने आपको एक्वाकल्चर की बात भी बताई। ओके, दोनों को यूज़ करना। बट इस चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इन चारों में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर बाकी के 3 ऑप्शंस इंक्लूड हो गए हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे, आप क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करोगे, साथ ही साथ आप जो वेरियस चैलेंजेस हैं उनका भी सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करोगे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 3 क्वेश्चन और यहाँ पर दिए गए थे। क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज़ फूड सिस्टम्स। ओके, तो ये तो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि फूड सिस्टम क्या होता है, जस्ट एकदम समझते हैं इस चीज़ को। इट इज़ अबाउट द इंटरेक्शन अलोंग द फूड वैल्यू चेन्स फ्रॉम इनपुट टू सप्लाई। तो भाई आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखिए कि फूड वैल्यू चेन के अंदर इनपुट से लेकर के सप्लाई तक की हमने बात की कि किस तरीके से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन और कंजम्पशन ऑफ फूड चेन यहाँ पर किस तरीके से होती है, वो सब चलता है, उसको फूड सिस्टम कहा जाता है। ओके, मैं इसको 3 अलग अलग परिभाषाओं में डिफाइन कर चुका हूँ। 8वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम। ओके, तो हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम क्या है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ये एक नोमेनक्लेचर है जो अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो अपनी ट्रेडेड गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर कस्टम्स क्लियरेंस। ये एक नोमेनक्लेचर है डेट सेट्स रूल्स अंडर द कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ओके, द नोमेनक्लेचर डेट एम्बेड्स कोडिंग सिस्टम इन इंटीग्रेटेड ग्लोबल फूड सिस्टम, द नोमेनक्लेचर डेट बाइंड्स सर्विसेज इन द 6 डिजिट कोड सिस्टम। ओके, तो आपको बताना है ये सब चीज़ें क्या हैं। तो हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम ये मुझे भी नहीं पता था, और इसका जो सही आंसर यहाँ पर दिया गया था पेज नंबर 63 पर, ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए। ओके, द नोमेनक्लेचर डेट अलाउ कंट्रीज टू क्लासीफाई ट्रेडेड गुड्स फॉर कस्टम्स क्लियरेंस, यानी कि कस्टम की क्लियरेंस आसानी से हो सके, इसके लिए ट्रेडेड गुड्स को क्लासीफाई करने के लिए नोमेनक्लेचर यूज़ किया जाता है। इसको हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम कहते हैं। याद रखना, इसमें 6 डिजिट्स नहीं होती हैं, इसमें 4 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। 9वां क्वेश्चन आपसे कहता है द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का क्या मतलब होता है। तो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का मतलब होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की अभी अभी, मैंने हालांकि आपको इस वर्ड का मतलब नहीं समझाया कि व्हाट इज़ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, बट मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि एक तरफ से किसान अपनी तरफ से काम करेगा, दूसरी तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट, और ये भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी यहाँ पर मदद करनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर थ्रू गुड गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट की साइड से, साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी की साइड से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की साइड से, इकोनॉमीज़ और फाइनेंस का यूज़ करना यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ से। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये एक सोसाइटल अप्रोच के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन थे। फूड कोड के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन दी, मैंने आपको हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम के बारे में भी बताया, तो आप इसको एक बार स्लाइड पॉज करके ज़रूर से पढ़ें। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए, हार्मोनाइज्ड कोडिंग सिस्टम क्या है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इट अलाउज पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू क्लासीफाई ट्रेडेड गुड्स ऑन ए कस्टम बेसिस फॉर कस्टम्स पर्पज एट द इंटरनेशनल लेवल। हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर क्लासीफाइंग गुड्स इज अ 6 डिजिट कोड सिस्टम। क्या 6 डिजिट ही है क्या? द नोमेनक्लेचर डेट बाइट सर्विसेज। ओके, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी वाला,
ये ऑप्शन में 6 डिजिट ही है लेकिन सर्विसेज नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, मिस्टेक हुई। ओके, ये 4 डिजिट का नहीं है, ये 6 डिजिट का ही कोड सिस्टम है और ये सर्विसेज के लिए नहीं है, ये गुड्स के लिए है। ओके, क्लासीफाइंग गुड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ करके चलिए, 6 डिजिट का ही कोड सिस्टम है, भूलना नहीं है आप। ओके, ये चीज़। उसके बाद आगे चलें और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा स्केलिंग अप क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ावा देंगे, तो ये सब क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर खोला है। फार्मर्स नीड सपोर्ट, फार्मर्स को सपोर्ट चाहिए कि वो जो साउथ एशिया के अंदर क्लाइमेट चेंज से अपने आप को अडेप्ट कर सके। अपने आप को अडेप्ट करने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के जो थप्पड़ यहाँ पर पड़ रहे हैं उनको यहाँ पर सहना है। ओके, ये कहने का इसका शॉर्ट में मतलब है। विच हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हर साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो रहा है। एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ये एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कैन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन स्केलिंग अप क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर। ओके, तो ये मदद कर सकता है, देखते हैं कि किस तरीके से काम आगे यहाँ पर होगा। ओके, तो कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आपको इस आर्टिकल के अंदर से पढ़नी है जो कि आपको जाननी है। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, अगर मैं उनकी बात करूं, उन्होंने CSA यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को किस तरीके से डिफाइन किया है। ओके, उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर दैट सस्टेनेबली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ऐसी एग्रीकल्चर जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। रेजिलियंस एनहेंस हो, मतलब एडेप्टेशन आपका बढ़े क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। रिड्यूस और रिमूव हो ग्रीन हाउस गैस यानी कि मिटिगेशन को भी प्रमोट करे वेयर पॉसिबल, जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो। एंड एनहेंस अचीवमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो भी आपके डेवलपमेंट गोल्स हैं, फूड सिक्योरिटी के गोल्स हैं, उनको एनहेंस करने में मदद करे, उसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहा जाता है। ओके, साथ में लिखा हुआ है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल सेट सॉल्यूशन टू द अडेप्ट टू एवरी फार्मर। हर एक फार्मर इस अप्रोच को यहाँ पर नहीं अपना सकते। इन ईच सिचुएशन इट्स फॉर्म नीड्स टू बी डिफाइंड बाय द कंटेक्स्ट, तो किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर प्रिवेलेंट हो रही हैं, मतलब वर्नरेबिलिटी कितनी है, कम्युनिटी रिस्क कितना है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, लाइवलीहुड अल्टरनेटिव्स कितने हैं, इन सभी के बेस पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाई जाती है। सभी फार्मर्स इसको अडेप्ट नहीं कर सकते। इट कैन बी अप्लाइड टू ए सिंगल फार्म, इसको आप एक सिंगल फार्म पर भी अपना सकते हैं और साथ ही साथ पूरे बड़े एक लैंडस्केप पर भी आप इस फार्मिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इट ऑफन नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइवर्स एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स, डाइवर्स एग्रीकल्चर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन देगा, जो आपके साइंस कम्युनिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। इनपुट के लिए अलग से हो गए। ओके, एंड कोऑर्डिनेट सेक्टर डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स, उन सभी का कोऑर्डिनेशन एंड अदर रिलेटेड सेक्टर इंक्लूडिंग एनर्जी एंड वाटर, उन सब का भी ज़रूरी होगा। मान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी आपके फार्म के अंदर सोलर जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वाटर मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री, इन सभी का यूज़ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। देयरफॉर एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स टू मैनेज रिस्क, कि वो रिस्क को मैनेज कर सके, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से इफेक्टिवली अडॉप्ट हो सके, एडेप्टेशन को फॉलो कर सके, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज उनके पास हों, ये सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर। एट द विलेज और रूरल कम्युनिटी लेवल द ओनली रिलायबल सोर्स, अगर मैं बात करूँ रूरल लेवल पर या विलेज लेवल पर, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या है, द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सपोर्ट फॉर फार्मर्स इज एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विस, इन शॉर्ट EAS। तो ये जो आपकी यहाँ पर टर्म दी गई है, व्हाट इज़ एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, इसको याद रखना कि विलेज और रूरल कम्युनिटी लेवल पर लोगों को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फार्मर्स को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देने के लिए, एडवाइस देने के लिए ये जो फॉर्म यहाँ पर की जाती हैं। देयरफॉर नीड्स टू सपोर्ट फार्मर्स इन अडॉप्टिंग CSA प्रैक्टिसेस। ओके, रोल ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज इन स्केलिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्या रोल होता है इनका। ओके, देखिए पहली बात तो फार्मर को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज़ CSA। ओके, तो दिस वुड इन्वॉल्व चेंजेस इन द बिहेवियर, तभी उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, उनकी स्ट्रेटजीज में चेंज आएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में चेंज आएगा। दुनिया भर के फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज इसमें एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, जो कि फार्मर को नए सोर्सेज के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टूल्स के साथ लिंक करने का काम कर सकती है। ओके, जिससे कि वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपना सकें। मोरोवर ओनली EAS हैव एन एक्सप्लिसिट फोकस ऑन सपोर्टिंग ईच चेंज। तो ये हमारे पास रूरल एरिया के अंदर एकमात्र ऐसी एजेंसीज यहाँ पर हैं। देखिए क्या होता है EAS, पहले मैं आपको उसको बता देता हूँ, बाकी आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो। जो हाईलाइट मैंने यहाँ पर किया है सिर्फ आपको उसको देख लेना है कि व्हाट इज़ EAS पर्सनल्स। तो EAS आप समझो कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो पर्सनस हैं वो यहाँ पर हैं।
स्पेशली दोज वर्किंग एट द फील्ड लेवल, ऐसे लोग जो कि फील्ड लेवल पर वर्क करते हैं, यूजुअली उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उनको पता होता है कि लोकल लेवल पर क्या क्या वल्नरेबिलिटी हैं, क्या क्या रिस्क हैं, और उन सभी चीज़ों की नॉलेज भी रहती है। उनको ये भी पता होता है कि लोकल सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है या फिर सर्विस नेटवर्क किस तरीके का डेवलप है इन रूरल एरिया। तो ऐसे सभी लोग, उन सभी का एक ग्रुप, उसको मिला करके कहा जाता है एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। विलेज लेवल पर जाकर के लोगों को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं। ओके देखिए, फार्मर उससे समझेगा जो उसको समझा पाएगा, और ये लोग समझा पाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, EAS पर्सनल्स हैव ऑल्सो सपोर्टेड द मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स ग्रुप, फार्मर्स के अलग अलग ग्रुप्स को तैयार करते हैं ताकि वो आगे जा करके और लोगों को समझा सकें, टू डील विद द नेचर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और साथ ही साथ मार्केटिंग चैलेंजेस कलेक्टिवली, ये सब हो सके। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, ऐसा ही ये सिस्टम भी यहाँ पर है। अब ये डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर लिखने के लिए नहीं आएगा आपसे बट ये चीज़ें आपको समझनी है। एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज इन स्केलिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया, तो हमने बहुत सारी जगहों पर देखे हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर निभाया है। ओके, दो द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द EAS प्रोविज़न इन साउथ एशिया, प्राइवेट सेक्टर हैं, NGOs हैं, ये लोग भी मदद कर रहे हैं कि हम भी किसी तरीके से आपका EAS को फॉर्म करें, एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज को फॉर्म करें, और किसानों को इस चीज़ के बारे में अवेलेबल कराएं। ये क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करते हैं, किसानों को बताएंगे इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई है, इन्होंने ये बताएंगे कि ऐसी स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़ आई हैं, ये बताएंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का यूज़ करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स का यूज़ करो, इंक्लूडिंग फार्म पॉन्ड्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, वाटर इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स आप तैयार कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हज़ार तरीके की चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें ये ही बताएंगे। ओके, तो पेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से होनी चाहिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, क्रॉप रोटेशन क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें भी बताने का काम इनका है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर ये समझाएंगे तो वह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है कि किसान आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ को मूव कर जाए। ओके इतना आपको यहाँ से पढ़ना था। ये आर्टिकल आपका ख़त्म होता है कि व्हाट इज़ एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल आपका है बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया फॉर फूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी हमने बेसिक जाना बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, अब हम थोड़ा डिटेल पर बात यहाँ पर कर लेते हैं। अब बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। ओके तो अगर मैं इस वाले पैसेज को उठा करके थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको ये चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड फूड हमारे पास नहीं है। लोग अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको बैलेंस्ड फूड नहीं मिलता। इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, एडल्ट्स हैं, वुमेन हैं, ओल्ड एज पीपल है, सभी में आपको एक कमियां देखने के लिए मिल जाएंगी। बायो फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम डेवलप करते हैं न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है थ्रू ब्रीडिंग अप्रोचेज दैट प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू एलिविएट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको यहाँ पर बढ़ावा देने का काम हम करते हैं। ये चीज़ बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर में आती है। देखिए किस तरीके के न्यूट्रिएंट इसके अंदर बढ़ाए जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन बढ़ाएंगे, लाइसिन है, ओके, ट्रिप्टोफेन है, आयरन है, जिंक है, विटामिन ए कह सकते हो, सी भी है, ओके, और आप देख सकते हो कि एंथोसाइनिन हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है, या फिर लाइनोलिक भी हो सकता है। इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो कि लेड किया जाता है बाई ICAR, याद रखना किसके अंदर में है, ये डेवलप कर चुका है बहुत सारी ऐसी बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज़ थ्रू ब्रीडिंग मेथड के जरिए, ताकि न्यूट्रिएंट का एक बैलेंस कंसंट्रेशन तैयार किया जा सके, हाई यील्ड उत्पन्न होनी चाहिए, और कंट्री की जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको हासिल किया जा सके। ओके, तो इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आगे दी गई हैं। देखिए माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कितना बड़ा है, पहले उस चीज़ को दिखाने की बात की गई। तो बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है, आपको डाटा याद नहीं रखना। ओके, साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो लगभग 30% जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पर स्टंटेड हैं, और 14% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि वास्टेड हैं। ओके, तो हाइट के हिसाब से आपका वेट बढ़ जाना, या फिर उम्र के हिसाब से आपकी हाइट जो है वो छोटी रह जाना, ये सब चीज़ें स्टंटिंग वेस्टिंग के अंदर में आ जाती हैं। माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पूरे साउथ एशिया को 11% GDP का लॉस भी होता है इस वजह से। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन की वजह से 3.5 ट्रिलियन का लॉस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ओवर 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 1/5 पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीती है। पॉवर्टी होगी तो सिंपल सी बात है, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगी। इन इंडिया के अंदर बात करें लगभग 38% लोग स्टंटेड हैं,
उसके बाद 21% ऐसे हैं जो कि वास्टेड हैं और 35% ऐसे हैं जो कि अंडरवेट हैं। ये सब बातें की जा रही हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के डाटा से, हालांकि नया डाटा रिलीज़ कर दिया गया है। ओके तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ रही हैं। अब कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, बस इसको यहाँ पर आप रोक सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें आयरन की कमी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें जिंक की कमी है, और अलग अलग विटामिन की कमी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। देखिए 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर अडॉप्ट किए थे। उन्होंने कहा था कि 15 साल के अंदर, अगले 15 साल यानी 2015 तक, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, और मैटरनल हेल्थ, इसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, इन दोनों चीज़ों को इन्होंने फोकस किया था। 2015 तक पता चला कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये मिले और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में 17 है। 2030 तक फिर से 15 साल का टाइम इन्होंने लिया, और हमें नहीं लगता कि 15 साल में फिर से ये प्रॉब्लम्स चेंज हो पाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 दिए नंबर में, और कहा कि हम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, हम लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ एबव वाटर है, उन चीज़ों को सुधारेंगे, हम जेंडर इक्विटी लेकर के आएंगे, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो लेकर के आएंगे, क्वालिटी फूड अवेलेबल कराएंगे, वाटर सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे। ये सब बातें बड़ी बड़ी इन्होंने इसके अंदर कहीं, जिसमें से कि गोल नंबर 2 बताता है हमें ज़ीरो हंगर के बारे में, कि ज़ीरो हंगर जो है वो मतलब भूखमरी की जो समस्या है उसको हमें यहाँ पर ख़त्म करना है। ओके, तो ये कैसे ख़त्म होगी? जब फूड सिक्योरिटी होगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होगी, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप यहाँ पर करोगे। ऐसे ही गोल नंबर 3 है। गोल नंबर 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास पॉवर्टी, बेसिकली अगर आप गरीब हो तो आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो कि दोनों के दोनों गोल हैं, गोल नंबर 2 है, गोल नंबर 3 है, दोनों आपस में लिंक है। एक्चुअली 17 गोल में से अगर हम बात करें, 12 गोल्स ऐसे हैं, अगर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई तो 12 गोल पूरे हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये। ऑल्सो 12 ऑफ द 70 गोल पॉजिटिव इंडिकेटर दैट आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड है 12 गोल्स ऐसे। ओके, इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके लिए आप देखो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्ट विद $1 इन्वेस्टमेंट इज प्रूवन न्यूट्रिएंट प्रोग्राम ऑफरिंग बेनिफिट्स वर्थ $16। ओके, तो इन्होंने बताया कि अगर आप $1 ₹1 का $1 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आपके 16 जो डॉलर है वो यहाँ पर बच सकते हैं। ये सब बातें रिपोर्टों में कही गई थी। ये रिपोर्ट्स पुरानी हो चुकी हैं, 5 साल से पुरानी रिपोर्ट्स का यूज़ आप नहीं कर सकते, 2 से 3 साल का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। पर इन्होंने लिखा है, हालांकि रिपोर्ट्स इनको अपडेट करके लिखनी चाहिए थी। दो वेरियस एवेन्यूज़ लाइक फूड फोर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, मेडिकल सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, डाइटरी डाइवर्सिटी, ये सब अवेलेबल हैं। लेकिन अपने आप में बायो फोर्टिफिकेशन एक अलग प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है फॉर डेवलपिंग न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स थ्रू ए जेनेटिक अप्रोच, जिसके जरिए सस्टेनेबल अप्रोच के जरिए आप न्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं इंडिया ने माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या किया है। तो मैंने बताया कि ICAR के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, और इस सिस्टम ने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर के इंडिया को फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बनाया है। हम 1950-51 में सिर्फ 50 मीट्रिक टन ही फूड प्रोडक्ट करते थे, लेकिन आज हम 308 मीट्रिक टन यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन करते हैं। हम अगर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स की बात करें तो 1991-92 में 96 मीट्रिक टन किया करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ध्यान रखें तो लगभग 330 मीट्रिक टन यहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, जिससे कि फूड प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ गया। हालांकि न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो हमें हासिल नहीं हो सकी। और अब जाकर के बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज़ यहाँ पर तैयार कर रहा है। मैंने आपको बताया कि लगभग 71 के करीब बायोफोर्टिफाइड कल्टीवेटर्स ये तैयार कर रहे हैं, और जिनमें से कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नेशन को डेडिकेटेड कर दिए गए हैं। ओके, तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, 71 तरीके की बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज़ ऑफ राइस, व्हीट, मेज़, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, राइस मिलेट है, लेंटिल है, ग्राउंड नट है, लिंसीड है। ओके, और मस्टर्ड, सोयाबीन, पोटैटो, इन सब चीज़ों के अंदर आप बायो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। किन चीज़ों को मिला रहे हैं? आप मिला रहे हैं लाइसिन को, ट्रिप्टोफैन को, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, एंथोसाइनिन, ओलिक एसिड, लिनोलिक, इन सब चीज़ों की आप जो मात्रा है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज आपके लिए हो गया कि किन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जा रहा है और किस न्यूट्रिएंट पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। ओके,
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि ICAR हैज़ रिसेंटली फंडेड अ कंसोर्टिया रिसर्च प्लेटफॉर्म का नाम है बायो फोर्टिफिकेशन इन सेलेक्टेड क्रॉप फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ICAR इसको भी यहाँ पर पैसा दे रहा है कि वो और ज़्यादा राइस, व्हीट, मेज़ और इन सब चीज़ों पर न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट किस तरीके से किया जा सकता है उस पर फोकस करें। ओके, फिर एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि लिखा हुआ है कि फाइटिक एसिड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें नीचे बताई गई हैं इस पूरे पैसेज के अंदर जो कि एंटी न्यूट्रिशनल हैं लेकिन आपके फूड में काफ़ी भारी मात्रा में पाई जाती हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट को बढ़ाना तो है, लेकिन ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं उनको हमें कम भी करना है। ओके, तो अगर आप देखो किसी प्रोडक्ट के अंदर फाइटिक एसिड पाया जाता है तो वो अपने आप आयरन और जिंक की मात्रा को कम कर देता है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर हैं उनको भी कम करना हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो, बाकी का पूरा आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो ICAR हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड फ्यू मल्टी न्यूट्रिएंट राइस कल्टीवर्स विद हाई प्रोटीन, जिंक एंड व्हीट। ये सब आप थोड़ा याद रखो कि मैंने जो प्रोड्यूस आपको यहाँ पर बताया कि किन प्रोड्यूस में यहाँ पर काम हो रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हो जाएंगी कि आपको याद नहीं रहने वाली। ओके, तो इग्नोर कर सकते हो। इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इम्पैक्ट के लिए काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिले हैं चिल्ड्रंस में, वुमेंस में। अब तक जितनी भी स्टडी हुई हैं 2016 में हुई हो चाहे 2010 में हुई हो। ओके, इन इंडिया चिल्ड्रंस ऑफ 12 to 16 ईयर ऑफ एज वर फीड विद भकरी, जिसको एक तरीके की ब्रेड होती है, इसको यूज़ कराया जाता है। इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है एंड कन्वेंशनल पिलर मिट ग्रेन्स इनको यहाँ पर खिलाए जाते हैं। स्टडी ने ये बताया कि अगर आप रिच आयरन पिल मिलेट खिलाते हो तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर आयरन के स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है। ज़्यादा घबराओ मत, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो पॉजिटिव देखने के लिए मिले हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आयरन रिच फूड को यहाँ पर चिल्ड्रंस में यूज़ किया जाता है तो साथ साथ देखने के लिए मिले हैं कि आयरन के जो कंटेंट है वो इम्प्रूव हुआ है। ओके, जिंक के भी कंटेंट इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। निमोनिया की कंडीशन है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, लगभग 40% और 17% से कम भी हुई हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पर याद रखो। मैक्सिको के अंदर भी सेम तरीके के ही इम्पैक्ट देखने के लिए मिले हैं। और तो और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जाम्बिया है एक कंट्री आपकी, दूसरी कंट्री आपकी यहाँ पर हो सकती हैं, और भी कंट्रीज़ इस तरीके की हैं, मोजाम्बिक है। इन सभी के अंदर में हमने स्टडी की और हमें ये सब चीज़ें पता लगी। अब ये पढ़ने का नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर याद रखो कि हाँ ये सब थोड़ी सी सुविधाएं देखने के लिए मिली, यूज़ देखने के लिए मिली। कुछ चैलेंजेस भी हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। चैलेंजेस की बात करें तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स बाय स्ट्रेथनिंग द सीड चैन। तो इस तरीके के अब आपको सीड डेवलप करने पड़ेंगे जिससे जो क्रॉप यहाँ पर प्रोड्यूस हो वो अपने आप में बायो फोर्टिफाइड हो। ओके, आर्टिफिशियल तरीके से ना मिलाना पड़े, जो सीड यहाँ पर डालें वो अपने आप ही बायो फोर्टिफाइड क्रॉप के रूप में हो। तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ हमें यहाँ पर तैयार करनी है क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें हासिल नहीं हो रही है। ओके, तो कितनी यहाँ पर आप देखो कि ब्रीडर सीड डेवलप किए गए, कितने नहीं किए गए, इतना याद नहीं रखना। और कुल मिला के आप देखो कि दिस सीड इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू सर्टिफाइड सीड्स बाय वेरियस सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज। अलग अलग एजेंसीज इनको अपने टैक्स यहाँ पर दे रही हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है। ओके, और प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज सीड, तो ऐसे सीड जो आप तैयार कर लो वीट के लिए, राइस के लिए, मेज़ के लिए, मस्टर्ड, सोयाबीन के लिए, उनको सब्सिडाइज रेट पर देने चाहिए और इसका इनका बहुत तेज़ी से इनको डिसेमिनेट करना चाहिए ताकि न्यूट्रिशनल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सके। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ ग्रेन ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स इन द मार्केट। ओके, मार्केट के अंदर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को अलग से यहाँ पर आपको प्रोक्योर करना है, बेचना है। ओके, एंड एश्योरेंस ऑफ रेम्यूनेटिव प्राइस, और MSP को भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है फॉर बायो फोर्टिफाइड ग्रेन्स ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर पहुँच सकें। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी लॉन्च की थी 2017 में। उन्होंने कहा था कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे, उन्होंने बताया कि फूड बेस्ड सॉल्यूशंस यहाँ पर लेकर के आने पड़ेंगे। और व्हाट इज़ फूड बेस्ड सॉल्यूशन, तो नथिंग बट बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, तो इंक्लूजन ऑफ बायो फोर्टिफाइड सीरियल्स, अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
के अंदर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में आपको व्हीट, राइस और सीरियल्स जो मिलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम है, लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, न्यूट्रिशन एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, कम्युनिटी फूड है, न्यूट्रिशन एक्सटेंशन यूनिट्स हैं, न्यूट्री गार्डन्स हैं। ओके, उन सभी के अंदर आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना शुरू करो, अपने आप कुछ तो यहाँ पर सुविधा देखने के लिए मिलेगी। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, इनको न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया है। ओके, ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट हैं इनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, और इसके ज़रिए जो किसानों की इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हो गई। ओके, एक्सटेंशन डिवीज़न ऑफ ICAR इन्होंने रिसेंट किए हैं 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। पहला है न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इनोवेशन, और दूसरा है वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर। ये सारे काम कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से किए जाएंगे। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज़ को, उनके प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए ये सब काम किए जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर दी गई थी जिसका नाम है ब्रिक्स मीटर। हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, पर ये मैंने स्लाइड डाली है ताकि आपको पता चले। एक ब्रिक्स मीटर क्या होता है? ये एक शुगर कंटेंट को नाप सकता है। शुगर केन और स्वीट कॉर्न के अंदर कितना शुगर कंटेंट है उसको यहाँ पर मापा जा सकता है। ओके, तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि किसान की जो प्रोड्यूस है उसके अंदर से कितना शुगर कंटेंट निकल सकता है। ओके, तो ये चीज़ हमें आपको यहाँ पर बतानी थी। दिस वारंट द एडॉप्शन ऑफ सीड विलेज मॉडल। एक हम सीड विलेज मॉडल को यहाँ पर अपना सकते हैं। सीड विलेज मॉडल कुछ नहीं होता, जो फार्मर्स एक गांव के अंदर में हैं वो कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं उसके अंदर से अलग अलग वैरायटी के सीड्स को स्टोर करने के लिए एक रूम बनाया जाता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें स्टोर की जाती हैं। सीड विलेज मॉडल इसको कहा जाता है। ओके, तो इसके ज़रिए जो फार्मर्स हैं उनको बाहर से सीड खरीदने भी नहीं पड़ते, और उनके अपने गाँव में एक सीड बैंक के रूप में वो मॉडल तैयार हो जाता है। ओके, फिर उसके साथ साथ जो आपकी एग्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर आपको रिवाइव करना है। रिवाइव तो वैसे है, पर उसको और ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रमोट करना है। उसकी एक्सटेंशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा अच्छा करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर याद रखो। ये 1000 तरीके की वेराइटीज़ जिनको बायो फोर्टिफाइड किया जा रहा है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक आर्टिकल, और इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट फूड सेफ्टी एट द हार्ट ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आर्टिकल हम यहाँ पर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हमने डिटेल में जान लिया। उसके बाद अगला आर्टिकल है एक्सपोर्ट स्पेशलाइजेशन एंड इंडियाज़ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर ये यहाँ पर दिया गया था। अगर मैं इस पूरे के पूरे पैसेज को आगे उठा करके लाऊं तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनको सुधारने की ज़रूरत है। पेपर ये बात को एग्जामिन करता है कि जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर कैसे लाया जा सकता है अपने एक्सपोर्ट को बदल करके। ये बताया गया कि इंडिया के एक्सपोर्ट 2001 की बात करें तो 1.5% कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अभी जो हैं वो बढ़ गए हैं और बढ़ करके 2.61% कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, 2 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, पहला है राइस और दूसरे क्रस्टेशियंस। ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लगभग 1/3 हिस्सा इन्हीं प्रोड्यूस का होता है 2017-19 की बात करें तो अगर हम आगे देखें इस एक्सपोर्ट स्पेशलाइजेशन indices broadly confirm these patterns. Result indicate that agriculture transformation led by export specialization will remain stunted in near future. तो कुल मिला के ज़रूरत किस चीज़ की है उस बात को आप यहाँ पर समझो कि द पॉलिसी शुड एम एट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट। देखिए, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं हमारी एक्सपोर्ट की बास्केट में लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं। हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, हम व्हीट को कर सकते हैं, हम क्रस्टेशियंस को करते हैं, कुछ हद तक हम मैरीन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर करते हैं, बट हमारी फूड बास्केट के अंदर लिमिटेड चीज़ें ही हैं, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, हमें मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करें आप। ओके, तो कुल मिला के जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है थ्रू प्रोडक्ट स्पेसिफिक फोकस। प्रोडक्ट स्पेसिफिक फोकस, कहाँ पर कितनी डिमांड किस चीज़ की है, बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट डिमांड एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मार्केट, और नए मार्केट भी आपको यहाँ पर ढूंढ करके लाने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया फिगर 2 के अंदर कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय रीजन, कहाँ पर हम किस तरीके का एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर बताने की बात की जा रही है।
बहुत डिटेल में चीज़ें हो जाएंगी, इतना डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जा सकते। ओके, एक एक डाटा को नहीं पढ़ सकते हम इस तरीके से। ओके, तो इस को हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। आप समझो कि काफ़ी जगह पर भेजते हैं, पर हमें नए मार्केट भी ढूंढने की ज़रूरत है। ये आपको कुछ डाटा दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि एक्सपोर्ट शेयर कितना है इंडिया का, इंपोर्ट शेयर कितना है, एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में कितना शेयर है, और पूरे वर्ल्ड के इंपोर्ट में क्या शेयर है। ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सब डाटा नीचे भी लिखा हुआ है। डाटा पढ़ने में आसान है, आप देख सकते हैं 2001 से 2003 के पीरियड में देखें तो हमारे एक्सपोर्ट इतने थे, इंपोर्ट इतने थे, और टोटल सरप्लस था। कुल मिला के आपको इस डाटा से इतना याद रखना है कि हमें एग्रीकल्चर में सरप्लस देखने के लिए मिलता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के बाद। ओके, साफ साफ लिखा हुआ ये चीज़ें नज़र आएंगी कि 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया, राइस हैं, क्रस्टेशियंस हैं। ये हमारा 1/3 हिस्सा, 1/5 हिस्सा कह सकते हैं, 1/4 हिस्सा यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपोर्ट वैल्यू का कंसंट्रेट करते हैं। एक्सेप्ट फॉर व्हीट एंड मैसलिन, एक्सपोर्ट्स ऑफ अदर मेजर कमोडिटी इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। कॉटन हमने यहाँ पर जो है वो उसकी ग्रोथ की, उसको यहाँ पर प्रमोट किया, उसको यहाँ पर आप देखो तो हमने एक्सपोर्ट भी किया। वी साइड कॉटन, कॉटन के अलावा हमने बोवाइन एनिमल्स का जो मीट है, इसेंशियल ऑयल्स हैं, फिक्स्ड वेजिटेबल फैट एंड ऑयल्स हैं, पेपर है, मिसलेज है, इन सभी चीज़ों में भी हम अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। रिसेंट पीरियड में चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। ओके, दीज ट्रेंड्स इम्प्लाई डेट वाइल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये आपके हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो नॉन ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ थी जैसे कि रॉ कॉटन था, मीट ऑफ बोवाइन एनिमल्स था, एसेंशियल ऑयल्स थे, उनको भी हमने प्रायोरिटी देनी शुरू की है। एक्सपोर्ट स्पेशलाइजेशन पैटर्न की बात यहाँ पर आपकी की जा रही है, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि द ब्रॉड पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज कैप्चर्ड थ्रू, ये मुझे आपको पढ़ाना नहीं था, बट 2 इंडेक्स यहाँ पर दी गई हैं। पहली इंडेक्स है आपकी बलासा की कंपैरेटिव एडवांटेज, रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज इंडेक्स। ओके, तो इसको RCA इंडेक्स यहाँ पर कहा जाता है, और RCA इंडेक्स का मतलब ये है कि RCA वैल्यू ग्रेटर देन 1 इंडिकेट अ कंपैरेटिव एडवांटेज टू एक्सपोर्ट। देखिए इस चीज़ को आप यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए कि हमने राइस यहाँ पर यूज़ किया, राइस की अगर RCA वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इसको एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा। अब वो वैल्यू कैसे नापी जाती है, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, अगर RCA वैल्यू राइस की 1 से ज़्यादा होगी तो उसको एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो इसको एक्सपोर्ट करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। ओके, इंडिया के पास ऐसे 15 प्रोडक्ट हैं जिनके लिए RCA की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो हमें इन 15 के 15 प्रोडक्ट को यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इनको एक्सपोर्ट करने पर हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। सिमिलरली अ पॉजिटिव वैल्यू, एक दूसरी इंडेक्स भी दी गई है जिसका नाम है RSCA इंडेक्स, इसको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कुल मिला के इतना याद रखो कि कुछ RCA वैल्यू भी कुछ होती है, और उसके बेस पर हम एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि किन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना अच्छा रहेगा, किन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। इतना इस आर्टिकल में से आपको यहाँ पर समझना था। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल आपको बताता है नॉन बोवाइन मिल्क के बारे में। ओके, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो नॉन बोवाइन मिल्क है अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो जो डिसएडवांटेजेस रीज़न है दुनिया की उनको बेटर न्यूट्रिशन आप हासिल करा सकते हैं। तो नॉन बोवाइन मिल्क कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा, क्योंकि 17 के 17 जो गोल्स हैं वो किसी न किसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड हैं। ओके, तो हेल्थ को सुधारने के लिए नॉन बोवाइन मिल्क यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, लेकिन 1-2 पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ इस यहाँ से। मिल्क है जो कि आपको गोट से देखने के लिए मिल सकता है, बकरी है, कैमल है या याक है, इन चीज़ों से जो आपको मिल्क यहाँ पर मिलेगा इसको कहा जाता है नॉन बोवाइन मिल्क। ओके, और ऐसे जितने भी डिसएडवांटेज जियोग्राफिकल रीजन्स है जहाँ पर बोवाइन एनिमल्स की संख्या कम है लेकिन नॉन बोवाइन मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की क्रोनिक डिजीज़ हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। साउथ एशिया गोट मिल्क के प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, साथ ही साथ इसका कल्चरल एक्सेप्टेंस भी है। तो उस कल्चरल एक्सेप्टेंस के साथ में ही उसके साथ में ही हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने जो न्यूट्रिशन टारगेट है उनको पूरा कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए आप यहाँ पर दिखाया गया है कि गोट है, बुफेलो है, कैमल है या शीप है, इन सभी के अंदर कौन सी कंट्री कितना हाई मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो आप देखोगे कि टॉप तो जैसे बुफेलो है तो मिल्क इजिप्ट यहाँ पर है। ओके, कैमल है सूडान,
यहाँ गोट है, ग्रीस टॉप हैं ये, ओके। और यहाँ पर शीप के अंदर में सोमालिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो साउथ एशिया जो है वो अच्छा खासा प्रोड्यूसर है नॉन बोवाइन मिल्क का, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आगे चलें तो ये आपका एक और चीज़ दी गई थी, सिर्फ ये लास्ट स्लाइड है और इसके अंदर लिखा हुआ है द फूड सिस्टम समिट। ये पूरा का पूरा जो मैगजीन आया ये इसी चीज़ के ऊपर था। पहली फूड सिस्टम सबमिट हुई है, पूरे दुनिया भर की एजेंसीज फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर फोकस करनी शुरू कर दी हैं, तो अब इससे क्वेश्चन आना लाजमी है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पहली फूड सिस्टम समिट यहाँ पर की, जिसका नाम यही था, यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट, ओके। और ये सितंबर 2021 में यहाँ पर की गई न्यूयॉर्क के अंदर, ओके। कुछ बहुत ज़्यादा एक्शंस भी लिए गए कि 17 के 17 गोल्स 2017 तक पूरे किए जा सकें, और मैंने आपको इसके बारे में बताया व्हाट इज़ फूड सिस्टम समिट एंड व्हाट इज़ आपका ये सब काम किस तरीके से होता है, ओके। तो फूड सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत ही क्लियर इंडिकेट में यहाँ पर बताई थी कि फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स और फूड वैल्यू चैन एक्टिविटीज़। फूड वैल्यू चैन के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, उससे कौन कौन से आउटकम्स निकल के आते हैं, वो सारे के सारे फूड सिस्टम के अंदर गिने जाते हैं। वो आउटकम्स अगर निगेटिव हैं तो आपको अपने फूड सिस्टम्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अगर वो आउटकम्स अच्छे हैं तो आपका फूड सिस्टम पहले से ही अच्छा है, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर पसंद आई है तो सपोर्ट करो इसको, ठीक है, और शेयर करो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ओके। और आगे के लिए मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, ओके। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।